हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स का यूनिट थर्ड। ओके, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देंगे। ओके, आप लोग जरूर देखिए उसको, है ना। और इसका नोट्स जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। और हाँ, पेपर आप लोग का अच्छा जा रहा होगा और आप लोग सेफली ड्राइव करके अपने सेंटर पे जा रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और पेपर बढ़िया से दीजिए, रिजल्ट का तो चिंता छोड़िए, कॉपी तो जस्ती रहेगी, है ना। और ठीक है, आप अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। ओके, तो देखिए ये थर्ड यूनिट होने वाला है, जो कि पहला क्वेश्चन ही लिखा है, डिफाइन लव। डिफाइन लव, या फिर इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, हाउ कैन यू से दैट लव इज कंप्लीट वैल्यू। आप कैसे कह सकते हैं कि जो लव है, जो प्यार बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, ये एक पूरी तरीके से एक अच्छी वैल्यू है, या इसके अगर ये रहे किसी भी व्यक्ति के अंदर तो और किसी वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। ये कैसे आप कह सकते हैं, तो उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है आपसे, 7 नंबर में भी पूछ सकता है और 10 नंबर में भी पूछ सकता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं भैया प्रॉपरली। ओके, तो ऐसे जनरली तो हम लोग लव लव वर्ड यूज़ करते हैं, नहीं लव तो आप जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी सोशल मीडिया वगैरह पर दिखाता है अक्सर कहीं ना कहीं कि एक मेल और फीमेल की बात हो रही है सिर्फ। नहीं, ये बात ही सिर्फ नहीं है, एक कस्टमर का दुकानदार से भी एक प्रेम होता है ना, प्यार से बात करना, बैठिए भैया, आइए जाइए, ये सब चीज़ें होती है ना प्रॉपरली। सो वैसे ही हम जब पढ़ रहे हैं अपना फार्मासिस्ट से रिलेटेड ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, तो एक फार्मासिस्ट और एक पेशेंट के बीच में भी एक लव बॉन्डिंग होती है ना, स्नेह होता है। ओके, तो वही बात बोल रही है, कंप्लीट वैल्यू, फुल्ली, है ना, पूरा वैल्यू। कि आखिर कैसे हम बोल सकते हैं कि लव को कंप्लीट वैल्यू, यानी कि और कुछ रहे चाहे ना रहे, जेलस रहे या ना रहे, क्रोध रहे या ना रहे, लेकिन लव रहेगा तो सब हो जाएगा हमारे नेचर में, अगर ऐसा है तो वही पूछ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो लिखा है, लव इज द कंप्लीट वैल्यू सिंस दिस इज द फीलिंग ऑफ रिलेटेडनेस टू ऑल ह्यूमन बीइंग। अच्छा, लव को हम कंप्लीट वैल्यू कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो है फीलिंग होती है सभी मनुष्यों से संबंधित, है ना। सभी जो भी मनुष्य रहेगा उसमें कहीं ना कहीं स्नेह होता ही है। वही बोला, सभी व्यक्तियों से संबंधित इस ये फीलिंग होती है, इसलिए इसे कंप्लीट वैल्यू बोला जाता है। क्योंकि आप पिक्चर वगैरह देखते होंगे मूवीज, तो उसमें भी देखेंगे विलेन जो है कुछ करता है, तो विलेन भी किसी ना किसी फैक्टर या फिर अपने व्यक्ति या फिर अपने भाई या पापा या मम्मी, किसी के लिए मतलब ऐसे कुछ गलत काम कर देता है जो कि सोसाइटी के नज़र से गलत है। लेकिन सब में, ये पूरे मनुष्य प्रजाति में लव जो फीलिंग है ये होती है, तो इसीलिए इसे कंप्लीट वैल्यू बोलते हैं। ओके, फिर लिखा है अगले लाइन में, देखिए यहाँ पे सेकेंड लाइन में, इट इज़ द इमोशन ऑफ स्ट्रांग अफेक्शन एंड पर्सनल अटैचमेंट। ओके, यह एक इमोशन है, भाव है, जो कि एक मजबूत स्नेह और पर्सनल अटैचमेंट को दर्शाता है। ओके, ठीक है। इन अदर वर्ड, यहाँ पे दूसरे शब्दों में, लव इज द फीलिंग ऑफ वार्म पर्सनल अटैचमेंट और डीप अफेक्शन एज फॉर ए पेरेंट्स, चाइल्ड्स और फ्रेंड। ओके ब्रदर, जो है स्नेह जो है, प्रेम जो है, यह एक वार्म पर्सनल अटैचमेंट, एक बहुत ही दिली अच्छी भावना है। पर्सनल अटैचमेंट होता है लोगों से, वो विद्यार्थी का बुक से हो सकता है, विद्यार्थी का टीचर से हो सकता है, टीचर का विद्यार्थी से हो सकता है ना। और एक डीप अफेक्शन, एक बहुत गहरा अफेक्शन होता है, स्नेह होता है, वो पेरेंट्स का चाइल्ड से हो सकता है, चाइल्ड का पेरेंट्स से हो सकता है, फ्रेंड का फ्रेंड से हो सकता है। तो ये पूरा लव कहलाता है। और आप ये जो लाइन्स है, तो चार लाइन आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये पूरा लव है। तो लव इज अ कंप्लीट वैल्यू बिकॉज इट फाउंड इन ऑल ह्यूमन बीइंग, दिस फीलिंग इज फाउंड बी ऑल ह्यूमन बीइंग। ओके, तो इसलिए पूरा कंप्लीट वैल्यू बोला जाता है। ठीक है ना ब्रदर, तो ये चीज़ें आपको, ये नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा और जरूर देखिएगा आप, और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट, सबको ये शेयर करिएगा प्रॉपरली ये वीडियो। ओके ब्रदर, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग क्या है मैटर। अगला क्वेश्चन ये देखिए, सेकेंड जो क्वेश्चन होने वाला है यूनिट थर्ड का, वो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, हाउ डज इट फॉलो फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। अच्छा, ये जो जस्टिस का मीनिंग है रिलेशनशिप में मनुष्य के, वो क्या है, उसका मतलब बताइए, और ये कैसे फैमिली से वर्ल्ड फैमिली तक फैला हुआ है ना। जैसे कि हम चाहते हैं हमारे फैमिली में सबको न्याय मिले, यानी कि जो चाहते हैं उस तरीके से हो, उनको कोई ठेस ना पहुँचे, है ना। तो ये होता है जस्टिस। तो वैसे ही वो फैमिली से लेके वर्ल्ड फैमिली तक कैसे हम ये चाहते हैं कि सब चीज़ें अच्छा चले, किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी को दिक्कत ना हो। ओके, तो सेकेंड उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे, व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस क्या है, व्हाट आर इट्स 4 एलिमेंट, इसके 4 एलिमेंट्स क्या, क्या 4 तत्व हैं भैया इसके, कैसे आखिर जस्टिस होता है। इट इज
या इज इट ए कंटिन्यूअस और टेम्पोररी नीड, क्या यह कंटिन्यूअस लगातार मतलब पूरे सोसाइटी में, हमारे जीवन में, हमारे फैमिली में होना चाहिए, या फिर टेम्पोरली बस कभी कभी, नहीं लेकिन कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार, है ना। फिर लिखा है व्हाट इज जस्टिस, वही बात है, हाउ डज इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, ये कैसे जो है एक अच्छे हैप्पीनेस को दिखाती है। म्यूचुअल मतलब होता है वैसे खुद का, सब में जो है खुद की हैप्पीनेस को कैसे बनाए रखती है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं अब हम लोग। ओके देखिए यहाँ पे मैटर लिखा हुआ है प्रॉपर, तो समझ लेते हैं। देखिए जस्टिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू द डिफिनिट फीलिंग इन रिलेशनशिप देयर फुलफिलमेंट। अच्छा, जो जस्टिस है यह एक पहचान है या एक ऐसी वैल्यू है जो जाना जाता है द डिफिनिट फीलिंग, एक सच्ची फीलिंग होती है इन रिलेशनशिप देयर फुलफिलमेंट, द राइट इवेल्युएशन ऑफ द फुलफिलमेंट रिजल्टिंग इन म्यूचुअल हैप्पीनेस। अच्छा, जो सब लोग खुश रहते हैं रिलेशनशिप में तो वही एक डिफिनिट फीलिंग मानी जाती है, उसी को जस्टिस बोला जाता है ना। जस्टिस का मतलब ये कि ना जो भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं या फिर फैमिली में रह रहे हैं या फिर वर्ल्ड में रह रहे हैं, उनको उनकी जो भावनाएं हैं आहत ना हो किसी कारणवश, और उनको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो ऐसा उनके अनुसार या फिर जो फेवरेबल है, जो अच्छा है, सुटेबल है, वो एक्टिविटी या एक्शन लिया जाए उनके लिए, तो यही जस्टिस होता है। ओके ब्रदर, चलिए यहाँ पे एलिमेंट्स अगर देखा जाए इसके, तो देयर आर 4 एलिमेंट्स यहाँ पे देखिए मेंशन किया है। जैसे कि लिखा है पहली चीज़ रिकॉग्निशन, आप पहचानेंगे क्या बात है, क्या चीज़ें, रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू। फिर फुलफिलमेंट लिखा है दूसरा, फिर देखिए यहाँ पे फुलफिलमेंट मतलब पूरा करना, जो भी ज़रूरत है जिस हिसाब से एक्शन लेना है वो चीज़ें। फिर इवेल्युएशन, आप जांच करेंगे प्रॉपरली, पहचानेंगे क्या चीज़ें ज़रूरी है क्या नहीं है, इवेल्युएशन जांच करेंगे। फिर म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर्ड, और आप तब जो है म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर करेंगे कि हाँ भैया प्रॉपरली इनको हैप्पीनेस मिल रही है या फिर नहीं। तो म्यूचुअल हैप्पीनेस, म्यूचुअल होना चाहिए, म्यूचुअल मतलब होता है आपसी, आपस में संबंध होना चाहिए प्रॉपरली। ओके, ये 4 चीज़ें थी आपने देखा। ओके ब्रदर, तो ये सब मैटर है, आप थोड़ा बहुत और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जस्टिस इज अ गुड फीलिंग, इट अकर्स या बाई इट्स प्रॉपरली सोसाइटी आर कंटिन्यूअस डे बाई डे प्रोग्रेसिंग इम्प्रूविंग ऑल ह्यूमन बीइंग लिव टुगेदर, है ना। ये जस्टिस का ही खेल है, पूरा जस्टिस का ही फंडा है या वर्क है कि हो पाता है ऐसी चीज़ें। ओके, और नीचे यहीं पे देखिए एक चार्ट टाइप का ये बना दिया गया है, तो इसको आप ये चार्ट वगैरह आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ये बना सकते हैं आप और लिख सकते हैं, तो ये जरूरी होता है। ओके, ये देखिए चारों फैक्टर यहाँ पे भी दिखाया गया है। ओके, यहाँ पे ही चारों ये फैक्टर दिखाया गया है। देखिए आई रिलेशनशिप, आई यहाँ पे दिया गया है मैटर ये, ठीक है, यानी खुद से खुद का रिलेशनशिप, है ना। उसके बाद है उसमें लिखा है पहला चीज़ रिकॉग्नाइज द वैल्यू इन रिलेशनशिप, ठीक है, क्या वैल्यू, क्या मान रिलेशनशिप में आ सकता है उसको पहचानिए। फुलफिलमेंट द वैल्यू, और उस वैल्यू को पूरा करिए। फिर इवेलुएट द फुलफिलमेंट ऑफ द वैल्यूज़, आपको कौन कौन से वैल्यूज़ की आपने फुलफिलमेंट की है या नहीं की है या जांच करिए। जरूरी थोड़ी आप कभी कभी बोलते हैं ना आप नहीं समझ पाओगे, आप नहीं समझ पाओगे, तो वो चीज़ होती है आप कर कुछ और हैं किसी लिए और उनको नीड कुछ और है, तो इसलिए जांच भी करिए फिर से। फिर म्यूचुअल हैप्पीनेस, है ना, आपसी खुशी मिली या नहीं मिली ये देखना है फिर लास्ट स्टेप, या फिर 4th एलिमेंट है ये जस्टिस का। ओके ब्रदर, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है मैटर, क्वेश्चन देखिए कई कई तरीके से पूछा है और करके, तो सबका आंसर एक ही है, तो ये कंफ्यूज मत होइए आप लोग। ओके, तो ये चीज़ें हैं। देखिए इसमें क्या है भैया, यहाँ पे लिखा है हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट इन रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी फिजिकल फैसिलिटीज और बिलीफ्स, व्हाट द प्रॉब्लम डू वी फेस बिकॉज ऑफ सच डिफ्रेंशिएशन। अच्छा, ये अंतर बताना है अब हमें कि रिलेशनशिप के अनुसार बॉडी और फिजिकल फैसिलिटी या फिर बिलीफ में, यानी कि जैसे कि हमारा शरीर और हमारी सोच में, समझ में हमें अंतर बताना है। व्हाट प्रॉब्लम डू वी फेस बिकॉज सच डिफ्रेंशिएशन, और इसको अंतर करने में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, समझ रहे हैं। बॉडी और सोच, हमारे सोच समझ में क्या अंतर है दोनों में, ये हमें बतानी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन उसी को अलग वे में पूछ रहा है, अलग सेंटेंस में पूछ रहा है, लेकिन मीन एक ही है। हाउ हैव वी डिफरेंशिएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी एंड बिलीव्स, वही बात है। फिर लिखा है उसी को इस तरीके से पूछ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट, हाउ डू वी डिसरिस्पेक्ट अदर्स ड्यू टू लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फीलिंग। अच्छा, रिस्पेक्ट का क्या मतलब, यानी आदर देना, सम्मान देने का क्या मतलब है, और कैसे डिसरिस्पेक्ट हो जाते हैं कोई भी व्यक्ति जब हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। ओके ठीक है, देखते हैं अगले, और उसी को क्वेश्चन को पूछा है, क्या पूछा है भाई, देखिए यहाँ पर लिखा है हाउ डू वी कम टू डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, एक्सप्लेन व्हाट आर द इट्स
कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है नतीजे, मुद्दे, है ना, एम, पर्पस। ओके, तो वही बात हो रही है। तो कैसे हम, अब यही सेम मतलब है कि बॉडी और अपने बिलीफ को कैसे हम अंतर करेंगे, उसको एक्सप्लेन करना है कि आप समझते हैं व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंस, इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होती है, नतीजे क्या होती हैं, आखिर डिफरेंस करने को। देखिए क्या मैटर है इसमें भैया। ओके, देख लेते हैं लाइन बाय लाइन चीज़ों को, मेन पॉइंट्स को मैं समझा दूंगा। और इसमें जो होता है क्या दिक्कत कि कुछ वर्ड जो है, कुछ शब्द जो है उनका अलग ही मीन निकलता है, थोड़े से कठिन होते हैं, इसलिए हमको ये थोड़ा सा लेंदी लगता है या फिर अजीब लगता है। तो लेकिन नहीं, कोई ना, कहानी तरह पढ़ते रहिए, दो चार वर्ड, दो चार हेडिंग याद कर लीजिए, आप लिख लीजिए रफली, आपका काम बन जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आंसर में, रिस्पेक्ट मीन्स एक्सेप्टिंग इंडिविजुअलिटी एंड डूइंग राइट इवेल्युएशन। अच्छा, रिस्पेक्ट का मतलब है कि इंडिविजुअलिटी यानी कि व्यक्तित्व को एक्सेप्ट करना, है ना, व्यक्तित्व को एक्सेप्ट करना, रिस्पेक्ट आदर देना, यानी कि जैसे मेरे दादा हैं तो मैंने उनके व्यक्तित्व को एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे दादा हैं, ये मुझे बताते हैं, अच्छे राय देते हैं, ये बुजुर्ग हैं, मुझसे अनुभवी हैं, है ना, पैसे खर्च करने के तरीके बताएंगे, क्या खरीदना चाहिए, कभी कभी ऐसे सलाह देते हैं ना। वैसे बहुत सी जनरेशन में तो गैप है, लेकिन हाँ बहुत सी चीज़ें सेम है जो वो जानते हैं, हम हमसे बेटर जानते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें उनसे अलग जानते हैं, लेकिन हाँ उनके व्यक्तित्व को एक्सेप्टिंग इंडिविजुअलिटी, है ना, उनके व्यक्तित्व को एक्सेप्ट करना, और डूइंग राइट इवेल्युएशन, और अच्छे से जांच करना, आकलन करना, है ना, इसी को हम रिस्पेक्ट बोल देते हैं। ओके ब्रदर, चलिए, तो ये रिस्पेक्ट हो गया, किसी के व्यक्तित्व को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, आप जैसा चाहते हैं उस हिसाब से, और तब वही एक रिस्पेक्ट होती है। ओके, फिर लिखा है आवर बेसिस फॉर रिस्पेक्ट टुडे इज लार्जली क्वाइट कंट्रेरी टू आवर डिस्कशन एबव। ओके, यहाँ पे कंट्रेरी का मतलब होता है अपोजिट, है ना, कंट्रेरी, यहाँ पे जो वर्ड आप देख रहे हैं ये कंट्रेरी था, यहाँ पे ये अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हम अपने रिस्पेक्ट के अनुसार आज के दौर पे देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें उल्टा हो गई है ना, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया गया है। वो रिस्पेक्ट वगैरह में हम किसी के व्यक्तित्व को एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, क्योंकि ऐसा हो गया है कि हम लोग जिसके पास पैसा है उसको रिस्पेक्ट देने लगते हैं, उनके पर्सनालिटी से कोई मतलब नहीं रहता हमें, ऐसी चीज़ें हैं, यही बातें हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा देखेंगे। दस देयर इज अ नो रियल फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, ओनली वन डिफरेंशिएशन। अच्छा, हम यहाँ पे बॉडी और बिलीफ पे डिफरेंस करने को बात कर रहे थे ना, तो देखिए यहाँ पे बॉडी और यहाँ पे बिलीफ, देखिए यहाँ पे तीनों पॉइंट लिखा डिफरेंशिएशन में, डिसरिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन या फिर डिसरिस्पेक्ट। ओके, यहाँ देखिए बॉडी है, यहाँ पे फिजिकल फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे बिलीफ है, तीन चीज़ें हैं। देखिए बॉडी में क्या क्या आ जाती है, जेंडर आ जाता है, एज आ जाता है, रेस आ जाता है, रेस मतलब प्रजाति होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ आ जाती है। ये बॉडी चीज़ें हो गई, बॉडी की चीज़ें आइडेंटिफाई की जा सकती है, लिंग, उम्र, रेस, प्रजाति और फिजिकल स्ट्रेंथ, कितना मजबूत आदमी, कितना नहीं मजबूत है, कमजोर है, ये सब चीज़ें। फिजिकल फैसिलिटीज़ में वेल्थ और पोस्ट ये देखा जाता है कि कितना हम अमीर बन गए और कौन से पोस्ट पे हैं, है ना, ये चीज़ें हैं। ओके, अब यहीं पे बिलीफ में क्या होता है भाई, इज्म्स, ISMS, और दूसरा पॉइंट लिखा है सेक्ट्स, SECTS, ये दो पॉइंट है। तो इज्म का मतलब होता है ना उच्चारण, अनुवाद। बिलीफ में क्या होता है, हम चीज़ों को बताना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ये बिलीफ की चीज़ें हैं। और सेक्ट्स का मतलब होता है संप्रदायों, जो भी चीज़ें हम समझते हैं इसमें प्रॉपर क्या पिछले दिनों में चलती आ रही थी, अब बदलना चाहिए, तो ये सब सेक्ट्स। तो ये हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन, है ना ब्रदर। तो आप रिस्पेक्ट बता दीजिए, बॉडी बता दीजिए, बॉडी में ये चीज़ें जेंडर, एज, रेस, फिजिकल स्ट्रेंथ आती हैं, कम अंडर द बॉडी या इंक्लूड इन द बॉडी। और दूसरा पॉइंट वहीं पे फिजिकल फैसिलिटीज़ में वेल्थ और पोस्ट आता है, और बिलीफ में इज्म्स एंड सेक्ट्स। ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इन सबको, देखिए मैटर को। यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, बॉडी के हिसाब से मैटर को बताया है। सेक्स एंड जेंडर, वी इग्नोर द फैक्ट्स द बीइंग मेल और फीमेल इज एट्रीब्यूट of the body and not an attribute at the level of I, and differentiate is in giving respect on the basis of gender called male and female। अच्छा, जो लिंग है उसके अनुसार जो है हम इग्नोर करते हैं चीज़ों को, मेल है या फीमेल है, और उनको एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटी, गुण को देखते हैं कि शरीर में क्या उनके गुण है, क्वालिटी है ना, नॉट एन एट्रीब्यूट एट द लेवल ऑफ आई। और सब में ये चीज़ें एक ही समान नहीं हो सकती। ओके, वैसे मैं ये पहले बता दूं कि आप नोट्स वगैरह बना चुके हैं, ये एग्जाम पर्पज़ के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, आप स्पीड वगैरह बढ़ा के भी देख सकते हैं। ओके, चलिए, उसके बाद रेस, इन द पर्सन इज ऑफ द सेम रेस एज ऑन सेल्फ देन वी ट्रीट देम डिफरेंटली। ओके, रेस, प्रजाति, जो ऐसा व्यक्ति होता है जो सेम प्रजाति का हो लेकिन वो उसे ट्रीट किया जाए अलग तरीके से, ये सब चीज़ें। फॉर एग्जांपल जो है जैसे कि स्किन कलर के हिसाब से,
वाइट, ब्राउन, ब्लैक, इन सब के हिसाब से जो रेस में अंतर बताया जाता है, ये सब बॉडी की देन है कि बॉडी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति जो है काला है, कौन गोरा है, कौन ब्राउनिश है ना, बोलते हैं ना विटिस मतलब गेहुआ कलर, ये सब चीज़ें। लेकिन ये सब बिलीफ में नहीं आता, समझ पा रहे हैं आप, है ना। जेंडर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बॉडी से, आप रेस प्रजाति देख सकते हैं, है ना, ये सब चीज़ें भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन बिलीफ में ऐसा नहीं, बिलीफ में तो भैया काला भी बहुत अच्छा सोच रख सकते हैं, गोरा भी बहुत खराब रख सकते हैं, तो ये सब चीज़ें है ना। एज जो है बॉडी में एज भी आप मेंशन कर सकते हैं, वी हैव नोशन सच एज वन मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर, है ना, ये सब चीज़ें हैं, नोशन सोच, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं, एज में आ जाता है। फिजिकल स्ट्रेंथ, इफ समवन इज स्ट्रॉन्गर वी अगेन ट्रीट हिम और हर डिफरेंटली, ओके। अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूत है तो उसे हम अलग नज़र से देखते हैं, जो कोई कमज़ोर है उसे अलग नज़र से देखते हैं, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, वेल्थ है ना, वेल्थ को देखिए, वी डिफरेंशिएट पीपल बिकॉज सम हैव वेल्थ देन अदर्स। अच्छा, सब कुछ लोग जो है ज़्यादा अमीर रहते हैं और लोगों के अपेक्षा में, ये चीज़ें। पोस्ट, ठीक है भैया, पोस्ट पोजीशन के हिसाब से, वी ट्राई टू रिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन पोजीशन। अच्छा, हम जो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके पोस्ट के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, वो किस पद पे इस समय पोस्टेड है ना, नियुक्त है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर कोई चपरासी भी है तो वो भी अपना काम अगर डेडिकेशन से कर रहा है तो भी एक रिस्पेक्टफुल व्यक्ति है, उसको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, है ना, उसकी भी पर्सनालिटी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ इसका भी सोसाइटी में रोल है, इनका भी काम अच्छा है, ये काम कर रहे हैं अपना अच्छा। लेकिन वही अभी कोई अधिकारी है, वही अपना काम अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन उसको दबाव में तो देना पड़ता है रिस्पेक्ट, लेकिन है नहीं ना, ऐसा पर्सनालिटी को उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो वो एक रिस्पेक्ट नहीं हुआ, वो दिखावटी रिस्पेक्ट है, ओके बता, तो यही बोल रहा है पोस्ट। चलिए और नीचे आते हैं, यहाँ पे मैटर क्या है। अब ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ, ये देख लीजिए थोड़ा सा, ओके। इज्म्स, इज्म मतलब आपको बताया था अनुवाद करना, उच्चारण करना, समझाना चीज़ों को, ये बिलीफ है ना। इज्म मीन्स एनी बिलीफ इन टर्म ऑफ थॉट सिस्टम, क्या आप सोचते हैं, क्या तंत्र है, क्या आप बताते हैं। दैट वी हैव और दैट वी हैव एडॉप्टेड, या तो ये हमारे अंदर होता है या फिर हम इसे एडॉप्ट करते हैं, है ना, ओके। देयर आर आल्सो मैनी मॉडर्न इज्म्स, यहाँ बहुत सी चीज़ें जो है मॉडर्न, अब नई नई चीज़ें आ गई हैं हमारे बिलीफ में, सोच में, जिसका अनुवाद या उच्चारण या रोज़ हम उसके अपने आप में फॉलो करते हैं। जैसे कि है कैपिटलिज्म है यहाँ पे, फिर सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, एक्सेट्रा है ना। कैपिटलिज्म का मतलब पूंजीवाद, पूंजीपति से व्यक्ति की बात हो रही है। सोशलिज्म सोसाइटी संबंधित चीज़ें होनी चाहिए। कम्युनिज्म कम्युनिटी, समुदाय में क्या चल रहा है चीज़ें, ये सब चीज़ें होती हैं। सेक्ट्स की बात यहीं पे हो रही है जब, तो देखते हैं। People of one sect only consider those with a similar belief system to be their own and worthy of respect. ओके, लोग जो है वहाँ पे उनको समझना या समझाना ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि वो खुद का जो है सोच रखते हैं। सेक्ट का मतलब होता है संप्रदाय, सेक्ट, है ना, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा सांप्रदायिक है। तो ये सब मैटर था बॉडी और बिलीफ में डिफरेंशिएट, आप प्रॉपर्ली लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं है कि बॉडी में जो है हेल्थ, पोस्ट, वेल्थ, पोस्ट, ये सब देखा जाता है। जेंडर, और जैसे यहाँ पे सब चीज़ें थी ना, जैसे जेंडर वगैरह, ये सब देखा जाता है। जेंडर, एज, फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें। लेकिन हाँ, बिलीफ में एक पॉइंट में सब लिख डालिए, यहाँ पे इज्म थॉट्स होती हैं, सेक्ट्स संप्रदाय के हिसाब से, मतलब ट्रेडिशन के हिसाब से सोच होती है, थॉट्स होती है, ये सब चीज़ें। फिर आप देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो क्या है, ये छोटा सा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन आपका है डिस्क्रिमिनेशन लीड टू एक्रीमोनी इन रिलेशनशिप, एक्सप्लेन व्हाट प्रॉब्लम आर क्रिएटेड व्हेन वी डिस्क्रिमिनेट। अच्छा, जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, इसको हम कैसे समझें। एक्रीमोनी मतलब होता है कटुता, कि आखिर रिलेशनशिप में कटुता कैसी आ जाती है भेदभाव की वजह से, है ना। जैसे दो लड़के हैं, उनमें भेदभाव करिए आप उनको, जो जैसे किसी को गलती हो रही है तो उसको कोई बात नहीं होता है बेटा, और दूसरे लड़के को आप कहिए कि कैसे गलती हो गई, पीट दीजिए उसे, बेमतलब मार दीजिए, डांट दीजिए बहुत ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा भेदभाव जो है कहीं ना कहीं कटुता लाता है रिलेशनशिप में। एक्रीमोनी मतलब कटुता होता है ब्रदर, ओके। एक्सप्लेन व्हाट प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड व्हेन वी डिस्क्रिमिनेट। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करिए कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, किसी में भेदभाव करते हैं तो, ओके। फिर लिखा है यहाँ पे एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यू टू डिफरेंशिएशन इन रिलेशनशिप, ओके। यहाँ पे देखिए कि आप व्याख्या करिए क्या क्या चीज़ें, दिक्कतें फेस करनी पड़ती है जब रिलेशनशिप में डिफरेंशिएशन होता है, बदलाव होता है या फिर अलगाव होता है कुछ चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे मैटर लिखा है, हम लोग देखते हैं, छोटी सी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कुछ पॉइंट्स को भी समझ लेंगे फटाफट। डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन सेक्स एंड जेंडर। अच्छा, किसी को सेक्स और जेंडर के हिसाब से डिफरेंशिएट किया जाए, जैसे कि मेल और फीमेल के हिसाब से, है ना, कि नहीं
मेल जो है छूट उनका मिलना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, फीमेल को नहीं पढ़ाना चाहिए, फीमेल को ये काम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें डिफ्रेंशिएट करना, भेदभाव करना, इसकी वजह से भी कटता आ सकता है रिलेशनशिप में, है ना। और लाइन आप ये पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, ये जो चीज़ें हैं हम PDF अपलोड कर चुके हैं टेलीग्राम पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं उसको और अच्छे से भी। डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन रेस, प्रजाति के हिसाब से आप डिफरेंट करिए, जैसे कि भाई ब्लैक स्किन, वाइट स्किन, ब्राउन स्किन की वजह से आप डिफ्रेंशिएट करिए तो भी दिक्कत है। फिर डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन एज, उम्र के हिसाब से भी आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। जैसे कि लिखा है यहाँ पे देखिए, प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स डिमांडिंग फॉर इक्वल राइट्स फॉर चिल्ड्रन ऑन द वन हैंड एंड फॉर राइट्स फॉर एल्डरली पीपल ऑन अदर जनरेशन गैप। अच्छा, जैसे कि प्रोटेस्ट किया जाए किसी के लिए, नहीं कि बच्चों को ये सब हक मिलने चाहिए, और वहीं पे अदर हैंड दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि जो नौजवान हैं उनको जनरेशन गैप की वजह से उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये सब एज की वजह से भी फेस करना पड़ता है और कटुता आ जाती है रिलेशनशिप में। फिर अगला पॉइंट लिखा है डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन वेल्थ। ओके, यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएशन हम भेदभाव करते हैं जो वेल्थ के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, है ना। तो क्लास स्ट्रगल एंड मूवमेंट टू डू अवे विद क्लास डिफ्रेंशिएशन, मैनी पीपल सफरिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ स्टीम एंड सम इवन कमिटिंग सुसाइड। अच्छा, जो ये वेल्थ यानी कि धन दौलत के हिसाब से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो बहुत से लोग जो है क्या करते हैं, फेस करते हैं, बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। ये इतना बुरा चीज़ है, सोचिए। ओके, यहीं पे अब अगली चीज़ देखिए, अगली पॉइंट लिखा है डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन पोस्ट के हिसाब से आप करिए तो भी दिक्कत है। डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन द इज्म्स, इज्म क्या था, वही उच्चारण, सोच समझ, अनुवाद करना, है ना। सेक्ट्स, संप्रदायों के हिसाब से कि नहीं आप दूसरे संप्रदाय के हैं, हम दूसरे संप्रदाय के, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। फिर लिखा है यहीं पे यही चीज़ें, डिफ्रेंशिएट डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिफ्रेंशिएशन। ओके, यहीं पे आप रिस्पेक्ट और डिफ्रेंशिएशन के बीच में, भेदभाव और आदर के बीच में आप डिफरेंस बताइए, क्या अलग अलग बातें बताइए आप। फिर लिखा अगला क्वेश्चन उसी को पूछ सकता है इस तरीके से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट। अच्छा, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का मतलब बताइए, है ना। डिफ्रेंशिएशन कोई डिसरिस्पेक्ट भी आप बोल सकते हैं। विच ऑफ द टू नेचुरल एक्सेप्टिंग टू यू, क्या है दोनों में ऐसा प्राकृतिक जो आप एक्सेप्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएशन या फिर डिसरिस्पेक्ट। देखिए अब पॉइंट्स वाइज देख लेंगे। रिस्पेक्ट इज राइट इवेल्युएशन, सही बात है, सही आकलन होता है, प्रॉपर रिस्पेक्ट उसे हम देते हैं। उसका दूसरा इसमें देखिए डिफरेंशिएशन में यानी डिसरिस्पेक्ट में क्या लिखा है, पहला पॉइंट डिफरेंशिएशन इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट जो क्या होता है, ये अच्छे से नहीं समझ पाना एक दूसरे को, ये डिसरिस्पेक्ट कहलाता है या फिर डिफरेंशिएशन कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स इज generated by the right evaluation and understanding which leads to fulfillment in relationship. This further creates a sense of respect among। अच्छा, जो ये रिस्पेक्ट जो है ये उत्पन्न होता है अच्छे आकलन से, अच्छे समझ से एक दूसरे को रिलेशनशिप में, है ना। ओके, यहाँ पे फर्दर क्रिएट द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट अमंग पीपल। ठीक है भैया, पीपल जो भी लोग होते हैं उनमें ये पूरा अच्छा रिस्पेक्ट हो पाता है, ताकि वो, क्योंकि वो समझ पाते हैं एक दूसरे को और आकलन कर पाते हैं अच्छे से। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है द डिफरेंशिएशन कैन टेक द फ्रॉम ऑफ जेंडर बेसिस, जनरेशन गैप। इन दोनों की वजह से ये चीज़ डिफरेंशिएशन भेदभाव होता है, ये पॉइंट्स हैं। और कास्ट स्ट्रगल और प्रजाति की वजह से भी बहुत सही चल रहा है चीज़ें, है ना। हम पंडित हैं, हम हरिजन हैं, हम जो भी है ऐसी चीज़ें चल रहा है, यादव वगैरह वगैरह, ऐसे सब चीज़ें बहुत सी चल रही हैं। तो ये डिफरेंशिएशन या फिर डिसरिस्पेक्ट आ जाता है और रिस्पेक्ट वो है, तो आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो ये बहुत गलत चल रहा है चीज़ों को। जात वगैरह तो अभी वही कोई छोटी जाति का है वो अलग बड़े पोस्ट पे हो गया, तो जो बड़ी जात अपने आप को बोलते हैं वो भी उनसे संबंध बना के रखना चाहते हैं। आप कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आप ठीक हैं क्या नहीं है, क्या चीज़ें, अभी वही चीज़ें हैं। तो ऐसे सब चलता रहता है, क्या किया जाए। तो बहुत अजीब चीज़ें हैं, अजीब की क्या किया जाए सब चीज़ों का। ओके, ठीक है, यहीं पे तीसरा पॉइंट भी इसमें लिख दिया गया है। देखिए ऐसी चीज़ें, पावर, प्ले, डोमिनेशन, कम्यून, वायलेंस, क्लेश, रेस, रिलीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे, है ना। यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रस्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस विद एग्जांपल। इस पूरे यूनिट में 12-13 क्वेश्चन है, तो छठवां हम लोग कर रहे हैं और 5 बचे हैं, 5-7 बचे हैं, तो कंफ्यूज मत होइए और पढ़ते रहिए। ये 40 मिनट का वीडियो होगा टोटली, मुझे लग रहा है जहाँ तक, है ना। चलिए, तो हमें अभी बताना है ट्रस्ट, विश्वास क्या होता है, और डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस विद एग्जांपल। इंटेंशन मतलब होता है भाई मेरा ऐसा इरादा नहीं था, बोलते हैं ना, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। और कॉम्पिटेंस का मतलब होता है आपका क्षमता, कैपेसिटी। अच्छा, इरादा और कैपेसिटी में बताइए क्या अंतर है और इसका एग्जाम्पल बताइए। ठीक है भाई, अलग अलग शब्द हैं, क्या करोगे, यही देखो अलग अलग लाइन में अलग अलग तरीके से लिखा है। यहाँ देखिए इंटेंशन और कॉम्पिटेंस, सिंपल ही समझ लीजिए। इंटेंशन मतलब वांटिंग टू आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस,
हम क्या चाहते हैं हमने ये स्वीकार किया। इंटेंशन, जैसे बोलते हैं ना, मेरा ये इंटेंशन नहीं था भाई आप कि आपका दिक्कत हो जाएगा पेपर में, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्ली, ऐसे मतलब बोलते हैं ना, मेरा इंटेंशन ये था समझाने का, है ना। ओके, आपको बुरा लगा, नहीं मेरा, आप जैसे सोच रहे हैं ऐसा नहीं था, मैंने ऐसे, मेरा बोलने का मतलब ये था। फिर दूसरा पॉइंट लिखता है कॉम्पिटेंस, बीइंग एबल टू डू, हम क्या क्षमता है, क्या चीज़ें कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये कॉम्पिटेंस हो जाता है, कैपेसिटी। ओके, यहाँ पे देखिए ट्रस्ट के बारे में जो पूछा था ना, अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रस्ट, तो यहाँ पे ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा लिखा है, देखिए ट्रस्ट और विश्वास इज द फंडामेंटल, सॉरी फाउंडेशनल वैल्यू इन रिलेशनशिप। जो ट्रस्ट विश्वास होता है ये एक बेसिक यानी कि नींव है रिलेशनशिप का, किसी भी संबंध का ये एक नींव होता है विश्वास, है ना। बोलते हैं ना, एक बार भरोसा टूटा तो फिर बहुत मुश्किल से बनता है, ये सब चीज़ें बोलते हैं, सब लाइन आपने सुना है। टू बी एश्योर्ड दैट ईच ह्यूमन बीइंग inherently wants oneself and other to be happy and prosperous। ओके, ये सब चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। वो जो भी ट्रस्ट रखेगा वो ज़्यादा खुश रहता है, अच्छा रहता है, और एक दूसरे का ट्रस्ट बना के चलना चाहिए, ये सब बातें आप लिखते रहिए एकदम, है ना। ओके, यही पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आप लोग जैसे पढ़े हुए हैं, मैं बस यहाँ पे चाह रहा हूँ कि आप लोग का रिवीजन हो जाए प्रॉपर्ली, आप लोग समझ पाए इन चीज़ों को। फिर लिखा है यहाँ पे इनुमरेट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वैल्यू विच लाई एट द बेस ऑफ गुड रिलेशनशिप। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ महत्वपूर्ण जो है वैल्यू के बारे में बताइए, विच लाई एट द बेस ऑफ गुड रिलेशनशिप, जो कि झूठ है अच्छी संबंधों में। कुछ ऐसी बातों के बारे में डिस्कस करिए यहाँ पे जो नहीं होने चाहिए अच्छे रिलेशनशिप में। उसी को देखिए, दूसरे क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, क्या भैया नींव है एक अच्छे रिलेशनशिप की। हाउ कैन दे बी यूज टू इंश्योर स्ट्रांग एंड म्यूचुअली रिलेशनशिप। अच्छा, कैसे हम इसे समझ सकते हैं, ये अच्छा है आपसी प्रेम के लिए या नहीं है, ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं, बताइए। फिर यहाँ पे लिखा है देखिए, नेम ऑफ वेरियस वैल्यू, ओके, नेम ऑफ वैल्यू विच आर कॉल्ड फाउंडेशन वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू, डिफाइन बोथ दिस वैल्यू। अच्छा, फाउंडेशन वैल्यू और कंप्लीट वैल्यू को डिफाइन करिए। तो कंप्लीट वैल्यू क्या है, लव है, लव को डिफाइन कर दीजिए, है ना। ओके, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, ठीक है, यही सब चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम लोग प्रॉपर्ली, क्या दिक्कत है। ओके, तो अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है अलग अलग तरीके से, थोड़ा सा मीन समझिए और लिखते जाइए एकदम छाप के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे, देयर आर सर्टेन बेसिस एंड इम्पोर्टेंट वैल्यू इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप, दिस वैल्यू वी ऑल नो आर बैकबोन ऑफ द हेल्थ हैप्पी एंड फैमिली रिएक्शन। अच्छा, कुछ जो रिलेशनशिप होते हैं, जो भी उनमें वैल्यू होता है वो अच्छा होता है, बैकबोन होता है एक हैप्पी फैमिली के लिए रिलेशनशिप में। ओके, द फीलिंग, इमोशंस, सेंटिमेंट्स एंड रिस्पेक्ट ऑल आर रियल इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो भी फीलिंग है, इमोशन है, ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक होती है एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए। ओके, यहाँ पे देखिए ट्रस्ट के बारे में बोल दिया, ट्रस्ट, विश्वास, फाउंडेशन वैल्यू इन रिलेशनशिप, तो यही होता है फाउंडेशन वैल्यू। हाँ, अभी ऊपर पूछा था फाउंडेशन वैल्यू बताइए क्या है, और कंप्लीट वैल्यू, तो फाउंडेशन वैल्यू ट्रस्ट है और कंप्लीट वैल्यू लव है। ओके, ये चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए रिस्पेक्ट के बारे में, रिस्पेक्ट मीन इंडिविजुअली एक्सेप्टिंग। ओके, यहाँ पे देखिए अफेक्शन लिखा है, फिर अफेक्शन स्नेह है, अफेक्शन इज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर, जो भी जिससे भी हम संबंधित रहते हैं उससे संबंधित अफेक्शन के बारे में बोल रहे हैं वो। केयर होता है, द फीलिंग ऑफ केयर इज द फीलिंग टू नर्च्योर, है ना, ये सब चीज़ें हैं। ओके, हम उसे चाहते हैं कि वो हरदम सही रहे, प्रोटेक्ट करते हैं उसको। गाइडेंस, फीलिंग टू इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग, हम ऐसा रिलेटिव्स वगैरह को गाइड करते हैं, सब चीज़ें समझते हैं, है ना। ओके, ये सब चीज़ें हैं, देखिए 7-8 पॉइंट आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, आप पीडीएफ भी देख लीजिएगा एक बार। ओके, चलिए ब्रदर, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है इसमें मैटर। यहाँ पे देखिए ये चीज़ें लिखा है, व्हेन वी आर एस्योर्ड ऑफ द इंटेंशन ऑफ द अदर एंड फाइंड दैट द कॉम्पिटेंस इज लैकिंग वी बिकम ए हेल्प टू द अदर। अच्छा, ये जो भी हम एस्योर करते हैं कि किसी की क्या इच्छा है, क्या चीज़ें वो क्या चाहता है, तो उसमें क्या कमी आती है, क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए जिससे और रिलेशनशिप अच्छा हो, ये सब चीज़ें समझाना है आपको। When we about the intention of the other we get into opposition explain। ओके, जो भी चीज़ें इसमें डाउट होता है रिलेशनशिप में, क्या नज़रिया है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें उसको एक्सप्लेन करिए। फिर लिखा है उसी में अगले क्वेश्चन में उसी को मतलब अलग तरीके से, इन आवर बिहेवियर वी जनरली ऑब्जर्व आवर इंटेंशन एंड अदर लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब वही कैपेसिटी, हम कैसे समझ सकते हैं किसी के व्यवहार के बारे में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है ना, ये सब चीज़ें। डज इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें कैसे समझेंगे, क्या इसमें आपसी खुशी होती है। व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव, इसमें क्या अलग है। एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, इसको आप व्याख्या करिए, इसको समझाइए प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, ठीक है।
तो देखिए ट्रस्ट, इंटेंशन, ये सब चीज़ों में क्या अंतर है क्या नहीं है, ये सब चीज़ बताना है आपको। तो देखिए वी ट्रस्ट आवर ओन इंटेंशन वाइल वी आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट द अदर इंटेंशन। अच्छा, हम खुद के इंटेंशन नज़रिया को एक्सेप्ट करते हैं, तब तक नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं जब तक कि हम दूसरे के इंटेंशन को एक्सेप्ट करना सीखते नहीं हैं। या फिर पहले अपने को आप एक्सेप्ट करिए, अपने नज़रिया को, क्या आप चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, तभी आप दूसरे को भी कर सकते हैं। ओके, ये बोला है। इट इज़ द सेम फॉर द अदर एज वेल, ये सेम होता है सभी के लिए। दे वुड आल्सो हैव द सेम आंसर एज वी टू द एबल एबव। अच्छा, ये सब का आंसर जो सेम होता है जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं, है ना, ऊपर जो भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं वही बोल रहे हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, इंटेंशन, ट्रस्ट, बिलीफ, लव, ये सबको इंक्लूड करके 1 बाई 1 क्वेश्चन में लिख डाला करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, लिखा है यहाँ पे, देयर इज अ कॉमन सेइंग, इफ यू ट्रस्ट एवरीबॉडी पीपल विल टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द यू। ओके, ये सामान्यतः यह कहा जाता है कि आप किसी व्यक्ति पे जब ट्रस्ट करते हैं तो वहाँ पे ये फ़ायदा नुकसान ये सब नहीं देखना पड़ता है। व्हाट इज़ द बेसिक एरर इन द स्टेटमेंट एक्सप्लेन। अच्छा, क्या बेसिक एरर है, क्या त्रुटि होती है भैया, स्टेटमेंट दीजिए, एक्सप्लेन करिए रिलेशनशिप वगैरह में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, द बेसिक एरर इज दैट इफ़ वी ट्रस्ट एवरीबॉडी पीपल वी नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज फॉर मी ऑफ मी। अच्छा, ये बेसिक एरर होता है, जैसे कि नहीं बोल अभी फंडामेंटल फाउंडेशनल वैल्यू बोल रहे थे, फाउंडेशनल वैल्यू ट्रस्ट को बोल रहे थे, कंप्लीट वैल्यू लव को बोल रहे थे। तो वैसे बेसिक एरर क्या है, बेसिक एरर ये होता है कि आप सभी व्यक्ति पे विश्वास करने लगे, ये सब बेसिक एरर में आते हैं। ओके, ऑन द कंट्री इट गिव अस इनर स्ट्रेंथ एंड वी बिकम फार मोर इफेक्टिव इन इंटरेक्टिंग विद एंड डीलिंग विद डिफरेंट पीपल। अच्छा, ये सब चीज़ें हैं कंट्रेरी, मतलब बताया था अपोजिट, जो है कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ें जो होती हैं, स्ट्रेंथ होती हैं, वैल्यू होती है, जो हमें ये बेसिक एरर को दर्शाती हैं। जैसे हमने डिसीजन ले लिया कि नहीं मार्केट जाना है, तो वहाँ पे कोई किसी से बहुत ज़्यादा, जो गरीब आदमी सब्जी बेच रहा है, वो कोई व्यक्ति आया, वो उससे 10, अगर कोई 50 रुपये किलो की चीज़ें हैं तो उसे नहीं 20 रुपये किलो चाहिए, हमें चाहिए चाहिए चाहिए, वो ज़बरदस्ती एक तरीके से कहीं ना कहीं उसे लेके जा रहा है, और आप देख रहे हैं और आप भी जाके वही सेम चीज़ें करने लगे। ठीक है, बेसिक एरर्स है ना भाई, आपने वही सब चीज़ें मिसट्रस्ट आपने जो देखा वो करने लगे, ये सब चीज़ें तो दिक्कत है, यही बातें हो रही हैं। ओके, देखिए अगले लाइन, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, यहाँ देखिए, राइट द प्रोग्राम ऑफ अटेंशन अटेन कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल, गिव एग्जांपल आल्सो, डायमेंशंस, इंडिविजुअल, सोसाइटी, कंडक्सिव, मानवीय व्यवस्था, ये सब चीज़ें मतलब क्वेश्चन है। बार आप समझ जाइए ना, एक चीज़ें प्यार, लव, ये सब चीज़ें क्वालिटी, इसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर डालिए पूरे क्वेश्चंस को, कहीं ना कहीं ऐड करके, एक ही क्वेश्चन को ऐड कर करके, हेडिंग जो क्वेश्चन पूछता है उसी में से उठा के पूछ दिया जाता है। जैसे कि राइट द प्रोग्राम ऑफ अटेन कंप्रहेंसिव ह्यूमन वैल्यू, कंप्रहेंसिव का मतलब होता है भाई बोध संबंधी, व्यापक, ये सब चीज़ें है ना। बोध मतलब जागरूकता, आप मनुष्य होने के नाते क्या आप में जागरूकता होनी चाहिए, यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। द प्रोग्राम अटेन टू कंप्रहेंसिव वैल्यू, है ना, ऐसे करके आप लिखे, उसका लिखते रहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द आवर सोसाइटी, ऐसा करके लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं। गिव एग्जाम्पल आल्सो वगैरह वगैरह। ये भी देखिए, व्हाट आर द 5 डायमेंशंस ह्यूमन इंडिवियर, है ना, इंडिवियर का मतलब होता है प्रयास, ट्राई करना। देखो भैया अलग अलग शब्द यहाँ पूछ रहा है और है सिंपल शब्द भी उसके, तो थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेगी हमें, है ना। हाउ आर दे हेल्पफुल इन अचीविंग द कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल, क्या है भैया कि ऐसी चीज़ें, तो कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल, कंप्रहेंसिव का मतलब मैं बता चुका हूँ, बोध संबंधी, हम कैसे सहायक होगा हमें प्राप्त करने के लिए, जो भी बोध है, ज्ञान है, अपने मनुष्य जो होते हैं उनको अपनी गोल प्राप्ति के लिए, है ना। ओके, पर्पज को पाने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, फिर इसी को देखिए 5 एलिमेंट्स को लिखा है। ओके, एजुकेशन, राइट लिविंग, शिक्षा संस्कार, हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन, स्वास्थ्य संयम, जस्टिस, प्रिजर्वेशन, न्याय सुरक्षा, प्रोडक्शन, वर्क या उत्पादन या क्रिया, ओके, एक्सचेंज, स्टोरेज, विनिमय कोष। अच्छा, देखिए 5 एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे देखिए पूछा था, 5 एलिमेंट्स, है ना, 5 डायमेंशंस, जो कि हमें प्रयास करना चाहिए अपनी सोसाइटी को और अच्छा चलाने के लिए, मानवीय व्यवस्था को। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, हेल्थ, एजुकेशन है, हेल्थ है, जस्टिस है, प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें थोड़ा बहुत। तो इसी को एक्सप्लेन कर देंगे, एजुकेशन जो है क्या है, ये सब चीज़ें, है ना, जस्टिस, एक्सचेंज। फिर 11वां क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पे, एक्सप्लेन द कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल, हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि कैसे मनुष्य जो है प्रयास करता है और अपने गोल को पा सकता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। हाउ डज फियरलेसनेस फॉलो फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉस्पेरिटी। अच्छा,
क्या चीज़ें भैया नीडर होना चाहिए, कैसे व्यक्ति को अपनी चीज़ों को समझना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी को कैसे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पा सकता है, ये सब चीज़ें हमें समझाना है। व्हाट डू यू मीन बाई कंप्रिहेंसिव ह्यूमन गोल, एक्सप्लेन हाउ इज इट रिलेटेड टू योर गोल। अच्छा, बताइए कैसे मनुष्य को प्रयास करना चाहिए और कैसे उनको उससे संबंधित, उनके जीवन संबंधित उद्देश्यों को, गोल को प्राप्त करने में सहायता होती है, उसको एक्सप्लेन करिए, बताइए यहाँ पे किनारे से पूरा। वही है, राइट वर्क करो, राइट अच्छे से सब चीज़ें करो, बस वही सब चीज़ें, और क्या है, तो आप अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, यही बात है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन एवरी इंडिविजुअल, प्रोस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, फियरलेसनेस, ट्रस्ट इन सोसाइटी, को एग्जिस्टेंस इन नेचर एग्जिस्टेंस। अच्छा देखिए यहाँ पे शब्दों का मतलब समझ लेते हैं बस। राइट अंडरस्टैंडिंग जो पहली चीज़ लिखी है, एंड राइट फीलिंग, ये सभी व्यक्तियों में होनी चाहिए, ठीक है, तो आप अच्छे से गोल प्राप्त कर पाएंगे। प्रोस्पेरिटी, समृद्धि इन एवरी फैमिली, सभी में प्रसिद्धि होनी चाहिए। प्रसिद्धि भी मानसिक और शारीरिक दो तरीके से है। शारीरिक जैसे कि आपको खूब सोने को मिल रहा है, आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ना अपने मेंटली डेवलपमेंट, कुछ ना थॉट्स वगैरह, आप खूब सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो आपको लगेगा प्रसिद्ध है, नहीं, ऐसा नहीं है। इन एवरी फैमिली जो है अच्छे से मेंटली हम वर्क कितना कर रहे हैं, पढ़ कितना रहे हैं, कितना चीज़ों को समझ रहे हैं, वो प्रॉस्पेरिटी हुई ना प्रॉपरली, ओके, प्रसिद्धि। फियरलेसनेस को ट्रस्ट बोलते हैं। अब देखिए विश्वास को आप निडर बोल रहे हैं, मतलब डर ना लगना बोल रहे हैं, हाँ तो सही बात है ना, आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपको ये मतलब डर लगा रहता है यहाँ पे कुछ है चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप निश्चित हो जाते हैं, ट्रस्ट हो जाता है, नहीं यार यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही जा रहा हूँ, तो वहाँ पे फियरलेसनेस हो जाते हैं। ये इन सोसाइटी में आपको फियरलेसनेस होना चाहिए, ओके। यहाँ देखिए को एग्जिस्टेंस है, ये सबसे समान होना चाहिए, सबसे एग्जिस्ट करना चाहिए, सबसे मिल मिलाप करके रहना चाहिए, तो इन नेचर और ये सब चीज़ें होती हैं, ओके। चलिए यहाँ देखिए अगली लाइन में उन्हीं सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। फिर यहाँ पे आता है देखिए 12वां क्वेश्चन है, फिर 13वां क्वेश्चन, उसके बाद 4th यूनिट आ जा रहा है ना। तो 12वें क्वेश्चन का क्या मीन है समझ लेते हैं, उसके बाद 13वां समझ लेते हैं मीन, और आप लोग ऐसे ही बने रहिए पीसी फार्मा चैनल के साथ। थोड़ी सी मैं बस यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ चीज़ों को, क्या मतलब है क्या नहीं है, तो आप समझते रहिए थोड़ा बहुत, ओके। और आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर ऐसे ऐसे लिखते जाइएगा बस, है ना, क्वेश्चन नंबर डाल के कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है कंटेंट तो पास हो जाएंगे आप, कोई मैटर नहीं होता, कोई मसला नहीं होता इसमें। देखिए राइट अंडरस्टैंडिंग इन द इंडिविजुअल इज द बेसिस ऑफ हार्मोनी एंड फैमिली विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक हार्मोनी इन द सोसाइटी, गिव योर कमेंट्स। आप क्या समझते हैं व्यक्ति में कि हार्मोनी, दया भाव होना चाहिए पूरे परिवार में, इसके क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, किसकी वजह से ये सब चीज़ें दया भाव आपस में बन पाता है, इसके बारे में बताइए, सोसाइटी में कैसे क्या है। तो देखिए लिखा है, द हार्मोनी इन द सोसाइटी बिगिन्स फ्रॉम द इंडिविजुअल, वी नीड टू इंश्योर राइट अंडरस्टैंडिंग इन द इंडिविजुअल एज द फाउंडेशन ऑफ हार्मोनी इन द सोसाइटी। अच्छा, जो हार्मोनी होता है इस सोसाइटी में, जो दया भाव है, ये सभी व्यक्तियों में होता है। वी नीड टू इंश्योर राइट अंडरस्टैंडिंग, हमें बस ज़रूरत है कि अच्छे से इस चीज़ों को समझें, है ना, इन द इंडिविजुअल एज द फाउंडेशन ऑफ हार्मोनी इन द सोसाइटी, और एक व्यक्ति होने के नाते हमें अच्छे से बस समझने की जरूरत है, और हार्मोनी दया भाव जरूर कहीं ना कहीं सब में होता है, यही बात बोल रहे हैं, ओके। फिर यहाँ पे देखिए अगले पॉइंट्स में क्या लिख रहे हैं, विद राइट अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी इन द फैमिली कैन बी ascertained by assessing our need correctly and by producing more than required, the family can be prosperous। अच्छा, यहाँ पे हमें बस प्रॉपर समझना चाहिए फिजिकल फैसिलिटीज़ फैमिली में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब चीज़ें भी ध्यान रखना चाहिए, है ना, ओके। तो ये बातें हो रही हैं, तो इसकी वजह से हम हार्मोनी की वजह से, हार्मोनी मतलब दया भाव, अब जैसे किसको क्या जरूरत है, किसी का तबीयत खराब है, आप पूछने नहीं जा रहे हो, आपको कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, तो ये सब मतलब सब में राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सबको एक दूसरे से फिजिकल फैसिलिटीज़ मेंटल फैसिलिटीज़ भी देना चाहिए, यही हार्मोनी कहलाता है, ओके। अब देखिए अगला, अब यहीं पे इसी पॉइंट देखिए लिखा है कुछ कि क्या आखिर हार्मोनी के फैक्टर्स हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, फिर प्रोस्पेरिटी, समृद्धि होनी चाहिए, फेयरलेसनेस और कोएग्जिस्टेंस, वही सेम चाहिए ऊपर वाले क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं, ओके। अब यहाँ पे आता है लास्ट क्वेश्चन जो आपका यूनिट 3 का होने वाला है। देखिए, एक्सप्लेन हाउ प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी इनरिचिंग टू ऑल द ऑर्डर ऑफ नेचर्स, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स। अच्छा, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, तो नेचर में एक क्रम में सब चीज़ें चलती रहेंगी, गिव एग्जाम्पल भी दे दीजिए आप, ये सब चीज़ें हैं। तो इन नेचर देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनिटिटी। अच्छा, नेचर में जो 4 प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से सब चीज़ें प्रोडक्शन हो पाता है और सब चीज़ें अच्छे से चल रहा है नेचर में। जैसे कि वन ऑफ द इनिटिटी इंक्लूड मटेरियल्स, एक जो होता है मटेरियल्स की बात हो रही है। दूसरा है द अदर काइंड ऑफ प्लांट होने चाहिए, पौधे होने चाहिए नेचर में, हर्ब एक्सेट्रा, ओके, यहाँ पे हर्ब भी होना चाहिए, घास फूस, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। द थर्ड काइंड एंड हैज़ एनिमल्स एंड बर्ड, एंड फोर्थ काइंड इंक्लूड ह्यूमन बीइंग। अच्छा, देखिए पहला जो मटेरियल्स ढेर सारे पदार्थ वगैरह तो है ही नेचर में, दूसरा पॉइंट है प्लांट एंड हर्ब होने चाहिए, ठीक है।
तीसरा पॉइंट है एनिमल्स होने चाहिए, ये सब चीज़ एनिमल और पक्षियाँ। और चौथा पॉइंट है ह्यूमन बीइंग, मनुष्य भी होने ही चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉपर सब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये नेचर का प्रोडक्शन सिस्टम है। ओके, तो आप ये सब चीज़ समझ गए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक दूसरे की रिपीटेटिव चीज़ों को भी लिख सकते हैं कहीं ना कहीं, और नंबर नहीं कटता है, बस प्रॉपर राइटिंग लिखिएगा और एक दो हेडिंग ऐड करके आप लिख देंगे, मैटर आपका बन जाएगा प्रॉपरली। ओके, तो चलिए ये लेक्चर खत्म हुआ यहीं पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और पेपर वगैरह अच्छे से दीजिए भैया, और सेफली ड्राइव करिए बाइक वगैरह, है ना। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। और पीसी फार्मा को थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।